तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। दोस्तों, जैसे आप सभी को यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, एफएसआई वॉचमैन का जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस है ये 4 नंबर का है। इसके अलावा और मेरे चैनल में 3 वीडियो सीरीज़ और ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जीके से रिलेटेड। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये जो कंटेंट मैं कल अपलोड कर सकता था, लेकिन क्या है मेरी सेहत अभी ठीक नहीं है, इसलिए ये वीडियो आज शूट करके मैं डाल रहा हूँ। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होता है कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को और कोशिश करेंगे इसको और बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रखने की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक धावक की गुरुत्वाकर्षण का केंद्र में का केंद्र दौड़ में निहित होता है। यहाँ पे आप सभी को पूछा जा रहा है कि जो एक धावक हो जाए तो दौड़ में भाग लेता है, आपको बताना है कि उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किस ओर निहित होता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला नंबर का ऑप्शन आपसे पूछा गया है उसके पैरों के आगे, या फिर उसके पैरों के पीछे में, या फिर शरीर के केंद्र में, या फिर शरीर के बाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई हेड ऑफ हिज फीट्स, यानी कि उसके पैरों के आगे में होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, इसके लिए आपके लिए सॉरी। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अंडमान सेलुलर जेल। आप सभी को पता होगा अंडमान में एक फेमस जेल है सेलुलर जेल, ठीक है। तो अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे, आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, या फिर अंबेडकर जी, या फिर वीर सावरकर जी, या फिर ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर सावरकर। अब चलिए जानते हैं वीर सावरकर जी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। देखिए, वीर सावरकर जी ने जो जेल है वहाँ पे रह के भारत का इतिहास लिखा था। अब देखिए यहाँ पे मेन फैक्ट क्या है कि अंडमान जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखी, और उन्होंने जो दीवार पर लिखी कविताएं हैं उनको कंठस्थ कर लिया। आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वीर सावरकर जी ये थे जिन्होंने अंडमान निकोबार की जेल में रहते हुए भारत के भारत के बारे में, है ना, 6000 कविताएं दीवार पर लिखी, वो भी बाकायदा पत्थरों से। और उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी थी उनको कंठस्थ याद थी। ओके, अगला नंबर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप अगर मेरे से गलत भी हो जाए तो आप लोग इसको सही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलिए आपको जो नोट जारी करने से रिलेटेड और कुछ कुछ फैक्ट हैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए भारत में वर्तमान में आप सभी को पता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 और 500 तथा 2000 मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वो बैंक नोट जारी किए जाते हैं ना बैंक द्वारा, और इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये बैंक नोट भारतीय रिजर्व द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उनको बैंक नोट कहा जाता है। अभी वर्तमान समय आई होप आप सभी को पता ही होगा 10, 20, 50 और 100, 200 और 500 तथा 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी हैं, ठीक है, चल रहे हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किसके लिए चुने जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होना था कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 4 साल के लिए। आई होप आप सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि अभी जो यूनियन काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका जो मेज़बान जो है इंडिया कर रहा है। तो आप सभी को इसका आंसर आराम से पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं कि देखिए भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रशिया, रूस और फ्रांस, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको पाँचों को मिलाकर वीटो पावर कहा जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे किसके शिक्षण में, है ना, यहाँ पे किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया। यहाँ पे आपको बताना है किसके शिक्षण ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। लोके के
लोके के शिक्षण ने, लोके के ट्रेनिंग ने, या फिर रूसो के, या फिर हेगल हेगल से इंस्पायर्ड होकर रसिया में क्रांति हुई, या फिर प्लाटो से इंस्पायर होकर रसिया में क्रांति फ्रांस में क्रांति हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूसो। रूसो की जो रूसो से इंस्पायर्ड होकर है ना फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा मिली। ओके, अब यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा और फैक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान माना और फ्रांसीसी क्रांति का नया नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसी के विचारों से प्रभावित था। नेपोलियन ने कहा उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। हमारा अगला सवाल है कि किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? एनालॉग के थ्रू, डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू, AND या फिर सुपर कंप्यूटर के थ्रू। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू। ओके, यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी कि है ना यहाँ पे ICCR के बारे में पूछा गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या ICCR की स्थापना 1960 में हुई थी, या फिर 1962 में, या फिर 1950 में, या फिर 1964 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में ICCR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन करके। देखिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ICCR यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को किया गया था। इसको टोटल 71 वर्ष हो रहे हैं। उसके बाद देखिए ये अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइवेट संस्था है। उसके बाद यहाँ पे मुख्यालय आप लोग देख सकते हैं ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष यहाँ पे दिए गए हैं श्री विनय जी हैं। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना, जिसमें पहला ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, या फिर आलम आरा, या फिर है ना यहाँ पे चंडीदास है, या फिर झांसी की रानी। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, आलम आरा। ठीक है, तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 मार्च 1931 को, है ना, इस दिन आलम आरा मूवी जो है रिलीज़ हुई थी। कहाँ हुई थी आप सभी को, आप लोगों को ऊपर में दिख रहा है, मुंबई के जो मैजेस्टिक सिनेमा हॉल है वहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया था। ओके, अब यहाँ पे हमारा 9वां नंबर का सवाल है सुब्रतो कप, है ना, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? क्या सुब्रतो खेल हॉकी से संबंधित है, या फिर फुटबॉल खेल से संबंधित है, या फिर बास्केटबॉल से, या फिर बैडमिंटन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो सालाना नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका नाम भारतीय वायु सेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 1960 में हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आप लोग को आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ। देखिए आपको कंटेंट भी देना था और ये सीरीज़ कंटिन्यू करना था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कंटेंट दूँ थोड़ा सा आपको, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान का दोनों का सम्मान मिला? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी, या फिर मोरारजी देसाई, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर आयूब खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई जी को भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों का सम्मान हासिल है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गौरव की बात है कि 1990 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यह सम्मान दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। तो आप सभी को पता होगा भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और निशान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
अब हम बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली यहाँ पे संबंधित है जो बीमारी है और उसका जो टीका या फिर वैक्सीनेशन हम लोग बोल सकते हैं, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। क्या टेटस बीसीजी से सही संबंधित है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस एटीए से सही संबंधित, या फिर मलेरिया क्लोरोक्वीन से, या फिर स्कर्वी रोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थायमिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसे क्लोरोक्विन की यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ना कि क्लोरोक्विन कैसे काम करता है। देखिए क्लोरोक्विन रक्त में मलेरिया परजीवी के विकास को रोकता है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल मलेरिया की रोकथाम और इलाज दोनों के लिए करते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम ने क्लोरोक्विन के लिए व्यापक प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर दिया। इस सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध दवा के नए संभावित उपयोगों की जांच की गई। देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू पे मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा 12वां नंबर का आज का सवाल है कि एक रोगी की जैविक मृत्यु का क्या अर्थ है। ठीक है, काले स्थान के ऊतकों की मृत्यु। आपको बताना है कि एक रोगी जो उनकी अगर सामान्य अर्थ में उसका मृत्यु हो जाता है, तो आपको बताना है कि किसके ऊतकों की मृत्यु कहलाती है। तो यहाँ पे क्या दिल की, या फिर दिमाग की, या फिर फेफड़े की, या फिर किडनी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु। अधिकांश अंग जैविक मृत्यु के बाद मृत हो जाते हैं और अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। अब हम आज का 13वां नंबर का सवाल है कि है ना, ब्यूफोर्ड पैमाना किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या नमी को मापने के लिए, या फिर भूकंप की तीव्रता को, या फिर पवन वेग को, या फिर हवा के दबाव को। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। पवन वेग को नापने के लिए ब्यूफोर्ड पैमाना का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, मतलब किस प्रकार की जलवायु है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। ट्रॉपिकल, है ना, उष्णकटिबंधीय, या फिर सवाना, या फिर मानसूनी, या फिर अभ्यांतरिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। अब देखिए इसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। अब आज का 15वां और सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किंकण मांग वक्र किसकी विशेषता है। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है मोनोपोली का, मतलब एकाधिकार का, या फिर अल्पाधिकार का, या फिर मोनोस्पनी का, या फिर द्वैधिकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, अल्पाधिकार का। अब ये अल्पाधिकार का क्यों है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया। प्लीज़ आज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और जैसे ही मैं नई वीडियो लाता हूँ तो फिर उसमें आपको, जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में 2 से 3 वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया हूँ, मैं आपको सारा चीज़ और अच्छे एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आज का जो सीरीज़ था आप लोग को पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार एक बार जो इसका पीडीएफ है उसको वहाँ पे जाके क्लियर करना। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे रिटर्न के थ्रू आपको ज़रूर समझा दूँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।